हेलो दोस्तों। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की एनसीईआरटी कवर करने जा रहे हैं। इसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो बेसिकली ये जो बुक है ये हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती है कि किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्क करता है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हमें वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ये चैप्टर हमें वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। और मित्रों, इस चैप्टर में हम इलेक्शंस, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में भी बोला गया है। तो इसमें हम इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें हम बहुत तरह के प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जानेंगे। तो धीरे धीरे हम सब टॉपिक कवर करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें हमें क्या पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मतलब क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, कि जो पावर एलोकेट की हुई है किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन उसमें अपना काम करता है, किस तरह से पावर को एलोकेट किया गया है। उसके बाद जो अगला टॉपिक हम देखेंगे वो है व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड। ऐसा कौन सा रास्ता था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया गया, उसके पीछे क्या वजह थी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया एंड द प्रोसेस। तो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे करके देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या हैं, व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर ए सोसाइटी। एक सोसाइटी के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या जो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के लिए, उसकी सोसाइटी के लिए, उसके लिए वो किस तरह से रोल प्ले करता है। हाउ डज ए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं जो हम रोज़मर्रा जीते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज यू माइट थिंक। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आराम से दे सकते हैं, इतने भी मुश्किल नहीं है। लेकिन हमें पहले जानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एलोज कोऑर्डिनेशन एंड इंश्योरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए आप किसी लार्ज, मान लो आप किसी लार्ज ग्रुप के मेंबर हो। आपका जो ग्रुप है उसमें तरह तरह के लोग हैं। कोई जो उसके मेंबर हैं वो बहुत डाइवर्स नेचर के हैं, है ना। उनका रिलीजन भी अलग है, मतलब वो जो ग्रुप होगा उसके मेंबर्स अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं। हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम्स हो सकते हैं, क्रिश्चियंस हो सकते हैं। उसके बाद वो जो मेंबर हैं, वो जो ग्रुप के लोग हैं वो तरह तरह का काम करते होंगे। किन्हीं की कुछ और एबिलिटीज़ होंगी, किसी की हॉबीज़ डिफरेंट होगी, किसी का टेस्ट अपना अपना होगा। मतलब कोई कुछ काम करने में पसंद करता होगा, कोई दूसरा काम करना पसंद करता होगा, और वो सभी अपने अपने तरीक़ों से काम करना पसंद करते होंगे। उनमें ये भी हम देखेंगे कि कुछ क्या होंगे, अमीर होंगे और कुछ गरीब होंगे। कुछ उनमें से ज़्यादा बूढ़े होंगे, कुछ उनमें से बहुत यंग होंगे। तो इन सब में डिस्प्यूट तो होगा ही होगा, है ना। बहुत तरह के ऐसे काम होंगे जिनमें उनमें आपस में डिस्प्यूट होगा। उनमें ये भी होगा कि हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी ओन टू एलो टू ओन, कि एक जो है कितनी प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। शुड इट बी कंपलसरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल, और शुड द पेरेंट्स बी अलाउड टू डिसाइड, क्या वो उनके जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन देना ज़रूरी है या उनके पेरेंट्स को ये डिसाइड करना चाहिए। टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर, क्या वो जो ग्रुप है उनमें जो मेंबर्स रहते हैं क्या वो आपस में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। The question will elicit a variety of answer from different people, but for all their diversities, this group has to live longer. They are dependent upon each other in various ways. They require the cooperation of each other. What will enable the group to live together peacefully? तो हम क्या देखेंगे वहाँ कि वहाँ बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस का जन्म होगा। वहाँ पर तरह तरह के डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि डाइवर्सिटी जहाँ होगी वहाँ पर डिस्प्यूट तो होगा ही होगा। तो एक और वहाँ पर बात देखने को मिलेगी कि वो जो सभी लोग हैं वो आपस में क्या होंगे, डिपेंड होंगे ही होंगे। उनमें कोऑपरेशन की ज़रूरत चाहिए ही चाहिए, है ना। इस तरह से वो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट में अपना जीवन नहीं गुजार सकते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पीसफुली इकट्ठा रहने के लिए उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमारे पास वहाँ पर एक नया टर्म आता है जिसको हम बेसिक रूल कह सकते हैं, कि एक सोसाइटी या एक कंट्री जो है उसमें कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए। वो बेसिक रूल्स क्यों होने चाहिए, ताकि ये जो हमने पीछे पढ़ा, जो कन्फ्लिक्ट्स हमने पीछे देखे कि एक डाइवर्स ग्रुप जहाँ रह रहा था वहाँ पर
कन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, उस कन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए बेसिक रूल का होना ज़रूरी है। अब ये जो बेसिक रूल्स हैं ये हमें क्या करेंगे, ये हमें बचाएंगे एक दूसरे से। हो सकता है कि जब कन्फ्लिक्ट हो तो एक दूसरे का सर फोड़ दें वहाँ पर, है ना, या किसी और की प्रॉपर्टी को क्लेम कर लें, किसी और चीज़ को वो क्लेम कर दे, उस पर राइट अपना हक जता लें। तो वहाँ पर क्या होगा, जब वहाँ पर बेसिक रूल का बना होगा तो उस बेसिक रूल को सभी लोग फॉलो करेंगे। तो वो जो बेसिक रूल होगा, एक तो वो क्या होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, मतलब वो पब्लिकली सबको पता होना चाहिए कि हमारी जो कंट्री है या हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर कुछ बेसिक रूल्स बनाए गए हैं। और ये बेसिक रूल्स वहाँ पर हमें मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन दे सकते हैं कि उनमें मिनिमम कोऑर्डिनेशन तो हो। और ये जो रूल्स हैं, ये जो बेसिक रूल्स हैं, ये एनफोर्सेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं बना दिया गया तो उसके बाद एनफोर्स ही ना किया हो, नहीं, ये एनफोर्सेबल हो, हर एक पे लागू होनी चाहिए। उसके बाद एनफोर्सेबल तो हों बट लीगली तरीके से। अगर कोई भी वहाँ पर कोई भी बॉडी उसको तोड़ने की कोशिश करता है, उन बेसिक रूल्स को फॉलो ना करता है, तो उसको क्या किया जाए, पनिश किया जाए। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलो फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो हमें बेसिक रूल से क्या यहाँ पर जानने को मिलता है कि जो हमारे पास ग्रुप है, जो हमारे पास सोसाइटी है, जो सोसाइटी में रहने वाले मेंबर्स हैं, वो क्या करें, आपस में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन दिखाएं। तो दोस्तों अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। एक जो कंट्री होगी या एक जो स्टेट होगी, एक सोसाइटी होगी, उसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो डिसीजन लेंगे, जो हमने पीछे एक बेसिक रूल्स या फंडामेंटल रूल्स जो हैं होने चाहिए एक सोसाइटी में, ताकि वो जो प्रॉब्लम्स, वो जो कन्फ्लिक्ट हमने पीछे देखे वो ना हो, एक जो कंट्री है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करें, उसके लिए हमारे पास बेसिक रूल्स होने चाहिए। बट ये बेसिक रूल्स या ये लॉज या ये डिसीजंस कौन लेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। एक कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल बॉडी है जिसके तहत हम क्या करते हैं, एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या उसको गवर्न करते हैं, उसको चलाते हैं। बट वट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स भी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है कि ये जो फंडामेंटल रूल्स हैं ये क्या होने चाहिए और उनको फंडामेंटल कौन बनाता है। तो यही देखेंगे कि रूल कौन बनाएगा, कौन डिसाइड करेगा किसका रूल होना चाहिए, वो जो रूल होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो बात अगर करें हम कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये आंसर कॉन्स्टिट्यूशन ही दे सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड एन आंसर टू दीज क्वेश्चंस। इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मोनार्चियल कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ जो डिसाइड होगा कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास है, तो वो कौन करेगा, वो एक मोनार्च करेगा, मतलब एक राजा करेगा। इन सम इंस्टीट्यूशन लाइक ओल्ड सोवियत यूनियन, मतलब यूएसएसआर प्रेजेंट टाइम जिसको रशिया बोलते हैं, वहाँ पर एक सिंगल पार्टी को पावर दी गई है डिसाइड करने के लिए। बट अगर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ के लोग वहाँ डिसाइड करेंगे। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, क्यों, क्योंकि लोगों को डिसाइड करना है, लोग कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। कल को मान लो वो बोलेंगे कि ये घर हटा दो, वो बिल्डिंग गिरा दो, वहाँ से रोड जाएगा, तो ये उतना आसान भी नहीं है। बिकॉज इवन इफ़ यू आंसर दैट द पीपल शुड डिसाइड, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन, है ना। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर नहीं होगा उस क्वेश्चन का कि लोग किस तरह से डिसाइड करेंगे। अगर हम बात करें अपनी कंट्री की, तो हम क्या फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को। मींस हम एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं और वो कहाँ जाता है, वो पार्लियामेंट में जाता है, मतलब वो बैठता कहाँ है, पार्लियामेंट में बैठता है। वहाँ पर वो क्या करते हैं, वहाँ पर वो लॉज एंड पॉलिसी डिसाइड करता है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें पार्लियामेंट क्या करेगा, गेट टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज। अब हमने ये तो जान लिया कि जो पार्लियामेंट है वही क्या करेगा, वही डिसाइड करेगा कि हमारा जो कंट्री है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो स्टेट्स है, वहाँ पर किस तरह से रूल चलेंगे। मतलब आवर पार्लियामेंट डिसाइड हाउ टू रूल एंड एनफोर्स पॉलिसीज। बट द क्वेश्चन हियर इज हु गिव अथॉरिटी टू पार्लियामेंट। अथॉरिटी कौन देता पार्लियामेंट को वो रूल बनाने की, तो वो रूल देता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हमारा सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। द सेकंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी। तो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि हमारी जो कंट्री है उसमें पावर मेकिंग डिसीजन किसके पास होंगी, तो किसके पास होंगी, हमारे पार्लियामेंट के पास। और वहाँ पर भी क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन उसको स्पेसिफाई करेगा। दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट।
हम जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट को हम अनलिमिटेड पावर दे देंगे तो वो कल को कुछ भी डिसाइड कर सकती है, कुछ भी रूल बना सकती है ना, कुछ भी वो पास रूल कर सकती है। तो इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन। तो कल को हम कोई प्रैक्टिस रिलीजन का अपना कोई प्रैक्टिसिंग कर रहे होंगे तो कल को वो मना कर सकती है हमें। कल को वो कहेगी कि आप इस तरह के क्लॉथ ना पहनने, तो हमें नहीं पहनने होंगे। कल को वो आपको कह सकती है कि आप इस तरह के गाने नहीं गा सकते हैं, तो हमें हर एक चीज़ उनकी माननी पड़ेगी। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि उनके ऊपर लिमिटेशंस लगाई हुई हैं, लिमिटेशंस लगाई हुई हैं। कल को गवर्नमेंट आपको आर्बिट्ररी अरेस्ट कर सकती है, बिना रीज़न के अरेस्ट कर सकती है ना। तो इन सब से बचने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर क्या लिमिटेशंस लगाना काफ़ी अनिवार्य था। तो दोस्तों इन सभी लॉज या इन सभी अनजस्ट अनफेयर लॉज से बचने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, थर्ड फंक्शन को सेट किया है। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन तीसरा है वो हमें क्या करता है, जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उन पर क्या करता है, लिमिट्स सेट करता है, लिमिट्स सेट करता है। यानी कि वो जो लिमिट्स होंगी वो फंडामेंटल होंगी, वो क्या होंगी, फंडामेंटल, और गवर्नमेंट उनको ट्राई पास नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी वेज। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को काफ़ी तरीक़ों से लिमिट कर सकता है। तो दोस्तों इन सभी राइट्स को कोई भी गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती है। दैट वाज आवर थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टू सेट द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज़ वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। क्या कि कोई भी सिटीज़न जो है वो प्रोटेक्टेड है, कि उसको कोई भी आर्बिटरी अरेस्ट नहीं कर सकता है, बिना किसी रीज़न के उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो ये एक लिमिटेशन है हमारी गवर्नमेंट की पावर के ऊपर। सिटीज़न विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज़। सिटीज़न के पास कुछ बेसिक लिबर्टीज़ के राइट्स हैं, जैसे कि टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कंशाइज, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट ए ट्रेड और बिजनेस। तो ये सभी जो हैं ये हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं। इनको आप आगे हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन प्रैक्टिस दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड बट दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ये जो हैं एब्सोल्यूट राइट्स नहीं हैं। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, और we can say during the time of national emergency, and the constitution specifies the circumstances under which these rights may be withdrawn। तो इसमें हमने देखा जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 में, एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, जब हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। तो वहाँ पर हमने देखा कि ये जो सभी राइट्स थे ये विड्रा हो चुके थे, एक सिटीज़न को ये राइट नहीं मिल रहे थे। तो आगे हम वो भी देखेंगे कि जो हमारा नेशनल इमरजेंसी लगा था वो क्या था। फ़िलहाल हमने देखा 3 हमारे फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में।